छात्रों, आज हम सब पूरक पुस्तक वेतान से राजस्थान की रजत बूंदें इस पाठ को पढ़ेंगे, जिसको लिखा है अनुपम मिश्र जी ने। आइए पाठ को प्रारंभ करते हैं। पसीने में तरबतर चेलवाजी कुएं के भीतर काम कर रहे हैं। कोई 30-35 हाथ गहरी खुदाई हो चुकी है। अब भीतर गर्मी बढ़ती ही जाएगी। कुएं का व्यास घेरा बहुत ही सकरा है। उखरू बैठे चेलवाजी की पीठ और छाती से एक एक हाथ की दूरी पर मिट्टी है। इतनी सकरी जगह में खोदने का काम कुल्हाड़ी या फावड़े से नहीं हो सकता। खुदाई यहाँ बसौली से की जा रही है। बसौली छोटी डंडी का छोटे फावड़े जैसा औजार होता है। नुकीला फल लोहे का और हत्था लकड़ी का। तो छात्रों, आप सब इस पाठ में पढ़ेंगे कि राजस्थान में लोग पानी प्राप्त करने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। वह कुएं बनाते हैं और कुएं से पानी पीते हैं। तो चेलवाजी एक शब्द आया है, इसका मतलब होता है जो कुएं को खोदता है उसे चेलवाजी कहते हैं। तो चेलवाजी जो है कुएं के भीतर काम कर रहे हैं, यानी खुदाई का काम चल रहा है, कुएं खोदी जा रही है। और कितनी खुदाई हो चुकी है? कहा कि 30-35 हाथ गहरी खुदाई हो चुकी है। और इतनी गहरी खुदाई जब हो जाएगी तो अंदर गर्मी बढ़ती जाएगी, क्योंकि कुएं का व्यास जो होता है बहुत कम होता है या बहुत सकरा होता है। उखरू बैठे चेलवाजी, अब यहाँ उखरू शब्द आया है। उखरू का मतलब होता है जब हम घुटने को मोड़ के पंजे के भरोसे बैठते हैं तो उसे कहते हैं उखरू बैठना। तो वैसे ही चेलवाजी कुएं के अंदर बैठा हुआ है और खुदाई कर रहा है। चूँकि कुएं सकरी होती है और जो चेलवाजी खोद रहा होता है उसके दोनों तरफ एक एक हाथ चौड़ा कुआं खोदा जा रहा है, यानी इतनी ही चौड़ाई है उस कुएं की। इतनी सकरी जगह में खोदने का काम कुल्हाड़ी या फावड़े से नहीं होता। चूँकि व्यास कम है इसलिए कुल्हाड़ी या फावड़ा चलाने का स्थान नहीं मिल पाएगा। इसलिए खोदने का जो औजार है वो छोटा सा है, जिसे बसौली कहते हैं। तो जिससे खोदा जा रहा है उसका अगला हिस्सा लोहे का होता है और जिस पे पकड़ बनाई जाती है वह लकड़ी का होता है। कुएं की गहराई में चल रहे मेहनती काम पर वहाँ की गर्मी का असर पड़ेगा। गर्मी कम करने के लिए ऊपर ज़मीन पर खड़े लोग बीच बीच में मुट्ठी भर रेत बहुत ज़ोर के साथ नीचे फेंकते हैं। इससे ऊपर की ताज़ी हवा नीचे फिकाती है और गहराई में जमा दमघोटू गर्म हवा ऊपर लौटती है। इतने ऊपर से फेंकी जा रही रेत के कण नीचे काम कर रहे चेलवाजी के सिर पर लग सकते हैं। इसलिए वे अपने सिर पर कांसे, पीतल या अन्य किसी धातु का एक बर्तन टोप की तरह पहने हुए है। अब यहाँ लेखक बता रहे हैं कि जब कुएं का काम चल रहा होता है और चेलवाजी कुएं खोदते हुए बहुत गहरे चला जाता है, तो जितना ही नीचे जाता है गर्मी बढ़ती जाती है नीचे, क्योंकि बालू है और सकरा भी है और राजस्थान का एरिया है तो गर्मी वैसे ही वहाँ बहुत रहती है। तो अब उस चेलवाजी को ठंडक प्रदान करने के लिए ऊपर जो लोग खड़े हैं वो क्या करते हैं, रेत उठाकर और ज़ोर से नीचे फेंकते हैं। तो होता क्या है, अंदर की गर्म हवा जो है वो ऊपर आ जाती है और रेत फेंकने की वजह से जो बाहर की ठंडी हवा होती है वो चेलवाजी तक पहुंचती है और उसे आराम देती है। चूँकि रेत में पत्थर के टुकड़े भी हो सकते हैं, तो चेलवाजी के सिर पर चोट न लग जाए इसलिए चेलवाजी सर पे कांसे या पीतल का बना हुआ धातु का एक बर्तन पहना होता है, टोपी की तरह। नीचे थोड़ी खुदाई हो जाने के बाद चेलवाजी के पंजों के आसपास मलबा जमा हो गया है। ऊपर रस्सी से एक छोटा सा डोल या बाल्टी उतारी जाती है। मिट्टी उसमें भर दी जाती है। पूरी सावधानी के साथ ऊपर खींचते समय भी बाल्टी में से कुछ रेत, कंकड़, पत्थर नीचे गिर सकते हैं। टोप इनसे भी चेलवाजी का सिर बचाएगी। अब लेखक ये भी बता रहे हैं कि जब खुदाई होगी तो जाहिर सी बात है मिट्टी निकलेगी, तो उस मिट्टी को बाल्टी के सहारे ऊपर खींच लिया जाता है और खींचते समय भी मिट्टी नीचे गिर सकती है और चेलवाजी के सिर पे कोई पत्थर का टुकड़ा लग सकता है। इससे भी उसकी टोपी रक्षा करती है। चेलवाजी यानी चेजारो कुएं की खुदाई
और एक विशेष तरह की चिनाई करने वाले दक्षतम लोग। अब देखिए यहाँ बताया जा रहा है कि चेलवाजी कौन होते हैं। उनका एक नाम चेजारो भी होता है। उन्हें चेलवाजी या चेजारो कहते हैं, जो कुएं खोदने के काम में दक्ष होते हैं, पारंगत होते हैं। यह काम चेजा कहलाता है। अब देखिए, जो खुदाई करता है उसको कहते हैं चेजारो या चेलवाजी, और इस खुदाई के काम को कहते हैं चेजा। चेजारो जिस कुएं को बना रहे हैं वह भी कोई साधारण ढांचा नहीं है। कुएं यानी बहुत ही छोटा सा कुआं। कुआं पुल्लिंग है, कुएं स्त्रीलिंग। यह छोटी भी केवल व्यास में ही है, गहराई तो इस कुएं की कहीं से कम नहीं है। अब देखिए, कवि कह रहे हैं कि यह जो कुएं खोदी जा रही है वह कोई साधारण ढांचा नहीं है, और यह कुएं जो है उसको स्त्रीलिंग समझ सकते हैं। कुएं का कुआं अगर पुल्लिंग है तो कुएं स्त्रीलिंग है। और चूँकि कुएं का व्यास ज़्यादा होता है, चौड़ाई ज़्यादा होती है, लेकिन राजस्थान में जो कुइयाँ होती हैं उसका व्यास कम होता है। लेकिन यह गहराई में किसी भी मामले में, गहराई की बात की जाए तो किसी भी मामले में यह कुएं से कम नहीं होती हैं। कुएं जितनी ही गहरी होती हैं। राजस्थान में अलग अलग स्थानों पर एक विशेष कारण से कुइयों की गहराई कुछ कम ज़्यादा होती है, लेकिन ये भी बात नहीं है कि राजस्थान में सारी कुइयाँ एक समान गहरी होती हैं। स्थान विशेष के कारण यह गहराई कुछ कम या कुछ ज़्यादा हो सकती है। यानी किसी स्थान पर गहराई कम होती है, किसी स्थान पर गहराई ज़्यादा होती है। कुएं एक और अर्थ में कुएं से बिल्कुल अलग है। कुआं भूजल को पाने के लिए बनता है, पर कुएं भूजल से ठीक वैसे नहीं जुड़ती जैसे कुआं जुड़ता है। अब देखिए, लेखक कह रहे हैं कि कुएं और कुएं में एक और अंतर है। कुआं जो होता है धरती के जल को ऊपर खींचता है, ऊपर लाता है, और हम डायरेक्ट धरती के जल को उससे भर के पानी ग्रहण करते हैं। लेकिन कुएं थोड़ी अलग है, यह डायरेक्ट भूजल को नहीं ऊपर लाती है, यह भूजल से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होती है। यह बात आप लोग आगे चल के जानेंगे कैसे कुएं अलग है कुएं से। कुएं वर्षा के जल को बड़े विचित्र ढंग से समेटती है, तब भी जब वर्षा ही नहीं होती। यानी कुएं में न तो सतह पर बहने वाला पानी है, न भूजल है। यह तो नेति नेति जैसा कुछ पेचीदा मामला है। अब देखिए, यहाँ नेति नेति जो शब्द है यह संस्कृत का शब्द है, जिसका अर्थ होता है अनंत। यानी अनंतता को जब दर्शाना हो तो इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ लेखक कह रहे हैं कि नेति नेति जैसा कुछ पेचीदा मामला है, यानी यह अनंतता का मामला है। आइए देखते हैं इसको कि कुएं वर्षा के जल को बड़े विचित्र ढंग से समेटती है। यानी कुएं जो होती है वह वर्षा के जल को अनोखे तरीके से संचित करती है। कैसे संचित करती है? कहा कि यह न सतह पे बहने वाला पानी है और न ही भूजल का पानी है। यह तो अनंतता जैसा कुछ पेचीदा मामला है। क्यों भाई, क्या है? आगे पढ़ते हैं। मरुभूमि में रेत का विस्तार और गहराई अथाह है। यहाँ वर्षा अधिक मात्रा में भी हो तो उसे भूमि में समा जाने में देर नहीं लगती, पर कहीं कहीं मरुभूमि में रेत की सतह के नीचे प्रायः 10-15 हाथ से 50-60 हाथ नीचे खड़िया पत्थर की एक पट्टी चलती है। अब देखिए मामला क्या है। मामला यह है कि यह तो मरुभूमि है, यहाँ रेत का विस्तार और गहराई अथाह है, और वर्षा होती है तो फट से यह वर्षा इस रेत में समा जाती है। लेकिन हर जगह यह मामला नहीं है। कहीं कहीं मरुभूमि में रेत की सतह के नीचे, लेखक कह रहे हैं कि कहीं कहीं यहाँ रेत की सतह के नीचे 10-15 हाथ नीचे या 50-60 हाथ नीचे एक खड़िया पत्थर की पट्टी चलती है। यह पट्टी जहाँ भी है काफ़ी लंबी चौड़ी है, पर रेत के नीचे दबी रहने के कारण ऊपर से दिखती नहीं है। तो कहा कि कुछ जगहों पर इस मरुभूमि में रेत के नीचे या तो 10-15 हाथ नीचे या 50-60 हाथ नीचे खड़िया पत्थरों की एक पट्टी चलती है, और यह पट्टी जहाँ भी होती है यह काफ़ी लंबी चौड़ी होती है, खूब लंबी और खूब चौड़ी होती है। यह रेत में नीचे दबी हुई है। तो इससे क्या होता है,
ऐसे क्षेत्रों में बड़े कुएं खोदते समय मिट्टी में हो रहे परिवर्तन से खड़िया पट्टी का पता चलता है। अब देखिए, लोग वहीं कुइयाँ खोदते हैं जहाँ ये खड़िया पट्टी होती है ज़मीन के नीचे। तो पता कैसे चलता है? कहा कि कुएं को खोदते समय मिट्टी में परिवर्तन कुछ होता है जिससे पता चलता है कि यहाँ खड़िया पट्टी है। बड़े कुओं में पानी तो 150-200 हाथ पर निकल ही आता है, पर वह प्रायः खारा होता है, इसलिए पीने के काम में नहीं आ सकता। यहाँ कुएं भी खोदे जाते हैं लेकिन उसका पानी पीने के काम में नहीं आता है। पानी पीना है अगर तो कुइयों का पानी पिया जाता है, क्योंकि कुएं का जल खारा होता है। बस तब इन क्षेत्रों में कुइयाँ बनाई जाती हैं। पट्टी खोजने में पीढ़ियों का अनुभव भी काम आता है, यानी वे लोग जो इस काम को बहुत दिनों से करते चले आ रहे हैं, उन लोगों का अनुभव कुएं खोदने में बहुत काम आता है। बरसात का पानी किसी क्षेत्र में एकदम बैठे नहीं तो पता चल जाता है कि रेत के नीचे ऐसी पट्टी चल रही है। यानी बरसात का पानी बिल्कुल गायब ही ना हो जाए, बरसात के बाद अगर ऐसी स्थिति ना आ जाए तब तो पता चल जाता है कि ऐसी पट्टी कहाँ है, क्योंकि ऐसी पट्टी जहाँ होगी वहाँ पानी जल्दी से नीचे नहीं जा पाएगा।